हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो क्यूब बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे, वो भी वन सिंगल शॉट में। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने भी टॉपिक्स है, आज हम उन सबको वन सिंगल शॉट में पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ओके अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये इकोलॉजी का हम दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं। इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स है, जिसमें से हम आज 2 चैप्टर निपटा देंगे। यानी कि इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इकोसिस्टम वाला चैप्टर किया था, वो एक चैप्टर हो गया और आज ये दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा। अगली बार मैं बहुत जल्दी तीसरा चैप्टर भी करा दूंगी, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। वो भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी उसकी, तो सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। और इसी तरह से हम लोग जल्दी से इकोलॉजी वाली यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके यस अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? ये कुछ तो 2 शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। इसका मतलब है हमारे धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग प्रकार के, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ organisms on earth organisms on earth। अब बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो टर्म इज गिवन बाय रोजन। और इस शब्द को पॉपुलर किसने किया था? तो इट इज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। ओके अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑल levels of biological organization। ओके यस अब हमने बेसिक सी चीजें देख ली कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इस शब्द को किसने दिया, किसने पॉपुलर किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमें इस उससे करने से पहले इसका एक एग्जांपल भी जान लो। इसका एग्जांपल क्या है? सेल्यूलर लेवल टू बायोम। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला लेवल क्या है? सबसे पहला लेवल है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्पीशीज सेम है, बट वेरिएशन है कहाँ पे? जेनेटिक लेवल पे। सेम स्पीशीज बट सम वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एक प्लांट जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इस प्लांट की खासियत क्या है? ये एक ऐसा केमिकल छोड़ता है, इट प्रोड्यूसेस अ केमिकल जिसका नाम क्या है? रेसरपाइन।
और रेसरपाइन का काम क्या होता है? जो हाई बीपी से परेशान है उसको क्योर करने में मदद करता है। तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। ओके, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि भाई जो हमारी बुक में दे गई है, मैंगोज की कितनी वैरायटी है? 1000। और राइस की कितनी वैरायटी बताई गई है बुक में? 50,000। ओके, यस, तो ये इंफॉर्मेशन है, छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। तो पहले टाइप तो हमने अच्छे से देख लिया क्या है, जेनेटिक। दूसरा टाइप क्या है हमारा? स्पीशीज। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि भाई स्पीशीज में ही डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। ओके, यस। अब ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया में जैसे कि हमें पता है वेस्टर्न घाट्स होता है, तो इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर amphibian diversity than ईस्टर्न घाट्स। ओके, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में दिया हुआ है। अब थर्ड टाइप क्या है? इकोलॉजिकल। अभी तक हमने दो टाइप्स देख लिए थे, अब तीसरा टाइप हम देख रहे इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एट इकोसिस्टम लेवल। एट इको सिस्टम लेवल। ओके, यस। अब इंडिया में जैसे कि हमें पता है इंडिया में क्या है? डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, सॉरी, है ना? और क्या है अभी और बताती, जैसे कि मीडोज हो गए, एल्फाइन मीडोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यस, यही है। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास ग्लोबल स्पीशीज कितने टाइप्स की है? तो इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? IUCN ने। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज। ओके, इसके बारे में कौन हमें बताता? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में तो कई बार इसमें MCQs आ चुका है खाली इसकी फुल फॉर्म पे। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटर नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, यस। अब एक रेड डाटा लिस्ट है, उसमें क्या पता चलता है? उस समय ये पता चलता है कि 2004 में टोटल 1.5 मिलियन स्पीशीज थी। ओके, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट में, उनका मानना था, उनका ग्लोबल एस्टिमेट था, उनका मानना था कि नहीं,
1.5 मिलियन स्पीशीज नहीं होती, लेकिन कितनी होती है, 7 मिलियन स्पीशीज है, उनका मानना ये था। और उनका ये भी मानना था कि टोटल 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से खाली 22% डिस्कवर हुई है, ओनली 22% हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, यस। और इन्होंने ये भी चीज बताई थी कि एनिमल्स की कितनी पॉपुलेशन है, मतलब इस 7 मिलियन में मोर देन 70%, मोर देन 70%। और प्लांट्स प्लस फंगाई मिला के कितना होता है, उसको मिला के कितना बताया, 22%। यस। अब एक और चीज आती है इसमें, अमंग, ये एक नया टॉपिक है, मतलब नया पॉइंट है। अमंग एनिमल्स मोस्ट रिच बायोडाइवर्सिटी किसकी है, मोस्ट रिच बायोडाइवर्सिटी किसकी है, इंसेक्ट की है। कितनी है, 70%। फिश, बाकी जितनी भी स्पीशीज है, जैसे कि फिश प्लस एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स, इन सबको अगर कंबाइन करो, स्टिल दे आर लेस देन फंजाई। कंबाइंड स्टिल लेस देन फंजाई। ओके, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट से ज्यादा मैं आपको बताती हूँ, ये जो IUCN है, इस टॉपिक में से तो आपको बस यही याद रखना है, और ये रोबोट में वाली चीज याद रखनी है, क्योंकि बीच में थोड़ी कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस आ जाते हैं ना, हमें ये नहीं पता चलता भाई एनिमल ज्यादा है, फंजाई ज्यादा है, इंसेक्ट ज्यादा है, हमें ये नहीं पता चल पाता। तो मुझे लगता है इस टॉपिक में से इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस टॉपिक में से पता है ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछा जा भी चुका है। आपसे क्या करेंगे, ये जो भी लेबल्स है ये सब हटा देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या है, इनवर्टेब्रेट्स में से किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका आंसर इंसेक्ट होगा। वर्टेब्रेट्स में किस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिशेस उसका आंसर होगा। तो हर एक केस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। तो हमें तो वो याद ही रखना है, साथ में हमें ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मान लो आपको एक ये चार्ट दे दिया, उसमें से पूछा जाएगा कि बताओ ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बायोडाइवर्सिटी में, ऑप्शन ए इनवर्टेब्रेट्स, ऑप्शन बी वर्टेब्रेट्स। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यस। अब क्या है, जो भी, अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। अब अपने इंडिया की बात करते हैं, तो टोटल हमारे इंडिया में कितनी परसेंट लैंड है, 2.4% लैंड है, पर लेकिन इसमें से भी 8.1% हम क्या कंट्रीब्यूट करते, डाइवर्सिटी। कितनी गर्व की बात है हमारे इंडिया की, है ना। टोटल खाली 2.4% लैंड है, पर उसमें से हम कितना कंट्रीब्यूट करते, 8.1% बायोडाइवर्सिटी खाली इंडिया से ही मिलती है, ठीक है। और एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वन ऑफ द 12th मेगा
और कौन से पोजीशन पे आती है कंट्री? इन 8th पोजीशन। ओके, यस। अब क्या है, इसमें एक और चीज आती है कि ऐसा बोला जाता है कि टोटल प्लांट्स कितने हैं? 45,000। एनिमल्स कितने हैं? 90,000। लेकिन अगेन रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट किया था, रॉबर्ट मे एस्टिमेट, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्लांट्स 45,000 नहीं है, मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख। और एनिमल्स 90,000 नहीं है, मोर देन 3 lakhs। ओके, यस। अब क्या है, हम बेसिक सी चीज समझते हैं। ये मान लो हमारी अर्थ है। ओके, ड्राइंग को इग्नोर करना प्लीज, ऐसी सर्कल है। इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल्स बोलते हैं। आई होप ये सबको पता होगा। और ये बीच वाली चीज जो होती है, ये क्या होती है? इक्वेटर। अगेन ये जो नीचे वाली पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक है, हम इस डायग्राम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ना ज्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, तो हम यही चीज समझना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रॉपिकल रीजन्स इक्वेटर के कंपेयर में, इक्वेटर 10 times more diversity of vascular plants than temperate regions of USA। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब क्या है, अब इसको एक डेटा की मदद से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है ग्रीनलैंड, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? नियर पोल्स। यहाँ पे क्या बताया जाता है? बर्ड्स की पॉपुलेशन। यहाँ पे कितनी स्पीशीज पाई जाती है? 56 ओनली। न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे है? टेम्परेट में, 105 स्पीशीज है। इंडिया, जो कि ट्रॉपिक रीजन में, उसमें उधर कितनी पाई जाती है? 1200 स्पीशीज। और कोलंबिया, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड? नियर इक्वेटर। यहाँ पे कितनी स्पीशीज पाई जाती है? 14। तो हम देख रहे हैं कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, कि हम ये चीज ये देखना चाह रहे कि टेम्परेट से लेके ट्रॉपिक तक कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई ना स्पीशीज में। यहाँ पे कहाँ 105 थी, यहाँ पे 1200 स्पीशीज हो गई है ना। तो इस बात से हम यही बताना चाहते हैं कि टेम्परेट के मुकाबले ट्रॉपिक रीजन्स पे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो प्लांट्स हो। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि अमेज़न में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये मैं फ्लो चार्ट की मदद से इसको याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अभी तक हमने देखा था कि ट्रॉपिक रीजन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके क्या क्या रीजन्स है, तो वो लिखती हूँ। रीजन्स रीजन्स फॉर हाई
बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सॉरी, क्या क्या रीजन्स है? सबसे पहला रीजन ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन है इन्वायरमेंट मोर कांस्टेंट। मोर कांस्टेंट। तीसरा रीजन क्या है? थर्ड रीजन है फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन पोलर रीजन्स। फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन पोलर रीजन्स। ओके, यस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखती हूँ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट। ओके, इनका कहना था कि जैसे जैसे हम एरिया के पास जाएंगे, मतलब जितना जितना एरिया होगा उतना उतना स्पीशीज हमें दिखेंगी, पर लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सब सेम स्पीशीज हमें दिखेंगी, ज्यादा वेराइटीज नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जो बुक में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये एस का मतलब क्या है? एस यहाँ पे बताया गया है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस। ए का मतलब है एरिया, और सी का मतलब क्या है? ये वाई इंटरसेप्ट। ओके, और जेड क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ऑफ। ओके, यस। तो यही चीज बताई गई है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि भाई एक समय के बाद जो स्पीशीज है वही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम नए नए एरिया में जाएंगे उतनी ज्यादा वैरायटीज दिखेंगी, एक समय के बाद हमें सेम वैरायटी ही दिखेंगी, ऐसा होता है। अब एक केस है जिसमें ये बताती हूँ क्या है ये। सबसे पहला एक केस ये है कि यहाँ पे दो ग्राफ है। सबसे पहले देखो, एक ग्राफ ये मैं आपको ऐसे बता के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन है, ये है ग्राफ ए। और एक और ग्राफ है, वो थोड़ी ऐसी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज जो z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जनरली 0.1 टू 0.2, ये नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज। ओके, यस। और स्लोप जितना स्टीपर होगा लार्ज एरिया में, यहाँ पे लिखती हूँ स्लोप स्टीपर इन लार्ज एरिया। कंटिनेंट में कितना है ये? इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2। और जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स है उसकी क्या वैल्यू है?
फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, उसकी वैल्यू है 1.15। ओके, बस यही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्यों है? जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ना उतना ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगा। तो इसका रीजन क्या है? मोर बायोडाइवर्सिटी मोर स्टेबल कम्युनिटी। ओके, चाहे वो रेजिस्टेंट की टर्म्स में बात कर लो, रेजिलियंट की टर्म्स में बात कर लो, और इन्वेजन अवॉइड होता है। तो यहाँ पे रीजंस भी लिख लेती हूँ। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है? जैसे कि पहला है रेजिस्टेंट, दूसरा है रेजिलियंट, थर्ड है इट अवॉइड इन्वेजन्स, अवॉइड इन्वेजन्स। ओके, यस। दूसरा रीजन क्या है कि मतलब एक यही रीजन है। अब एक दूसरा टॉपिक आता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन। ये क्या कह रहे थे कि जितने भी आउटडोर प्लॉट्स है यानी कि इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है, जितने ज्यादा स्पीशीज होंगे ना उतनी कम वेरिएशन होगी। इसका मतलब है मोर स्टेबल भी हो सकता है और हाई प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आउटडोर प्लॉट्स। ये एक इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है, इको सिस्टम एक्सपेरिमेंट है। ये कहते हैं कि प्लॉट विथ मोर स्पीशीज उतनी ज्यादा ही लेस वेरिएशन है जिससे मोर स्टेबल और हाई प्रोडक्टिविटी होगी। ओके, यस। अब एक और चीज आती है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? पॉल एरलिच ने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉपर हाइपोथेसिस। ये किन्होंने दिया था? पॉल इनका कहना था कि इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया, जैसे कि इस हाइपोथेसिस से वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे इकोसिस्टम में की स्पीशीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एयरप्लेन मान लो एक हमारा इकोसिस्टम है, जो उसके रिवर्ट्स है वो स्पीशीज है, और रिवर्ट्स ऑफ विंग्स क्या है? की स्पीशीज है। अगर वही नहीं होगा तो एरोप्लेन तो किसी काम का नहीं होगा। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि हमारी इकोसिस्टम में जितने भी की स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर की स्पीशीज ही नहीं होंगे तो इकोसिस्टम भी नहीं बचेगा। तो इस हाइपोथेसिस का मतलब यही है, इसमें यही बताने की कोशिश की गई है
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उन्होंने कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ये एयर प्लेन को उन्होंने क्या बोला, इकोसिस्टम बताया, इकोसिस्टम। और रिविट्स को स्पीशीज ऑफ विंग्स को क्या बताया, की स्पीशीज। तो यहाँ पे पता चलता है कि स्पीशीज ड्राइव्स द इको सिस्टम। ओके, यस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले IUCN, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, IUCN, ठीक है। इनकी रेड लिस्ट आई थी, रेड लिस्ट कब, 2004 में। उसमें इन्होंने क्या बताया, टोटल 784 स्पीशीज है और इनमें क्या क्या है, 338 वर्टेब्रेट्स है और क्या है इसमें, 87 प्लांट्स हैं और क्या है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है। ओके, यस। तो इसमें बताया गया है कि ये 500 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, एक्सटिंग इन 500 ईयर्स। पिछले 20 साल में से 27 तो एक्सटेंड हो भी चुके, लास्ट 20 ईयर्स, 27 एक्सटेंड। ओके, और 15,500 थ्रेटेंड है, जिसमें से 12% बर्ड्स हैं। ओके, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस है, 31%। ओके, यस। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है सबसे पहला डोडो, जो कहाँ पाया जाता था, मॉरिशियस में। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्वागा, जो कहाँ मिलता था, अफ्रीका में। थर्ड था थैलेसीन, जो कहाँ मिलता था, अगेन ऑस्ट्रेलिया में। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। स्टेलर
सी काओ रशिया ना। एग्जाम्पल्स दे देंगे, पूछेंगे कौन सी कंट्री में मिलते थे। और क्या था, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, स्पीशीज ऑफ टाइगर, जिसमें आता है बाली, वन, फिर कैस्पियन। ओके, तो ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई ये सारे जितने भी स्पीशीज थे ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर इसके क्या क्या कारण है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है, तो वो देखते हैं अब हम। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 4 कॉजेज है टोटल। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो पहले कितना ऑक्यूपाई करता था स्पेस, 14%, लेकिन अब कितना हो गया, ओनली 6%। दूसरी बात आती है अमेजोन फॉरेस्ट, जिसे हम लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, सोयाबीन की कल्टीवेशन होने लग गई और बीफ कैटल ग्रासलैंड होने लगा, जिसके कारण क्या होने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगा। सोया बीन कल्टीवेशन प्लस बीफ कैटल ग्रासलैंड, इन दोनों रीजन की वजह से क्या होने लगा, डिफॉरेस्टेशन। ओके, यस। दूसरा रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है अपना ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें तो इस पॉइंट में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, मैरीन फिशेस, ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से। ठीक है, थर्ड रीजन क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन
स्पीशीज इन्वेजन, प्लांट इन्वेजन स्पीशीज, उसमें क्या क्या आता है? प्लांट स्पीशीज, इसमें क्या आता है? सबसे पहला कैरेट ग्रासेस, पार्थेरियम, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल ना। और इधर ही लिख देती हूँ, ये था प्लांट इन्वेजन स्पीशीज, ठीक है। एनिमल इन्वेजन स्पीशीज की बात करते हैं अगर, इधर इस टॉपिक इधर ही लिखती हूँ इसी स्लाइड पे, एनिमल इन्वेजन स्पीशीज। इसमें सबसे पहले क्या आता है? नील पर्श, लेक विक्टोरिया, कॉस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ 200 चिगलेट फिशेस। फिशेस, और दूसरा क्या है? अफ्रीकन कैटफिश, जिसने किसे नुकसान पहुंचाया था? थ्रेटेंड नेटिव कैटफिशेस। और चौथा रीजन क्या है? को एक्सटिंक्शन। होस्ट एंड पैरासाइट प्लांट एंड पॉलिनेटर। ओके, यस। अब हम एक और टॉपिक पे चलते जिसका नाम है रीजंस फॉर कंजर्वेशन, है ना। इस टॉपिक को करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। अब हम इसको देखते हैं। मैं अब दूसरा पेन लेती हूँ, ओके। यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि ये स्लाइड अभी पूरी बची हुई है। इसको साइड में ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। टाइप्स, सॉरी, ऑफ, ओहो, यहाँ पे लिखते देखो, ठीक है। दो टाइप के कंजर्वेशन है। सबसे पहला आता है अपना इन सीटू, यहाँ पे लिखती हूँ इन सीटू। अब इन सीटू में का मतलब क्या आता है? ऑन साइट ना। इसका मतलब है ऑन नेचुरल हैबिट, नेचुरल
हैबिट। इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखने की, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितने हैं? 14। नेशनल पार्क, वो कितने? 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कितनी है? 448, है ना। तो इन सीटू का मतलब होता है जो नेचुरल हैबिटेट में ही हो रहा हो, ठीक है। एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट। यहाँ पे लिखती हूँ, पहले टाइप क्या है? इन सीटू। अब दूसरा टाइप लिखती हूँ, एक्स सीटू। ऑफ साइट, जैसे कि आ गया अपना जूलॉजिकल पार्क, दूसरा टाइप आ गया बॉटनिकल गार्डन्स, तीसरा टाइप आ गया जीन बैंक, सीड बैंक। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई दो चार एग्जांपल देनी है, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स सीटू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सीटू, इस टाइप का, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि किस में होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। वाइल्ड लाइफ सफारी, ओके, ये सब है। अब आता है स्केयर्ड ग्रोव्स। ये सब चीजें ये सब ना याद करने की, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे कि पहला क्या है? खासी एंड जानतिया हिल्स, ये कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय। दूसरा है अरावली हिल्स, वो कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान। वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका। उसके बाद आता है कि गुज्जा चंदा, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कि ये सब चीजें ना बस याद करने की चीजें, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं, इसलिए मैंने आपको उसमें से समझाया नहीं, बस आपको लिखा दिया, आपको बस इसको याद ही रखना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने यही देखा कि कितने टाइप के कंजर्वेशंस होते हैं, और हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या रीजंस है कंजर्वेशंस के, तो ये मैं सब लिख दिए, इसको बस पढ़ना ही है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एंडेमिक स्पीशीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको लिखते हैं। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
endemic species. Species confined to a particular region, not found anywhere else. ओके, जैसे कि ये वर्ल्ड का हॉट स्पॉट 34, इनिशियली पहले क्या था 25, फिर बाद में 9 आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इनिशियली 25, फिर बाद में 9 लेटर। क्या है? इंडियन हॉटस्पॉट। तीन है। पहला है अपना ये वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा है अपना इंडो बुर्मा एंड हिमालयास। ओके, सो अब इसी तरह से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। मेरे जल्दी चैप्टर इसलिए कंप्लीट हो जाते क्योंकि मैं खाली आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, एनसीईआरटी से रीडिंग कराती। अगर आप लोग वो चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी से भी रीडिंग कराऊं प्लस पढ़ाऊं आपको, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। आप कुछ बताती ही नहीं तो मैं कैसे करूंगी। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, या तो मैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ा दूं, या फिर देखो ये लेक्चर उन लोग के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने 1 या 2 बार एटलीस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा रिवीजन पर्पस के लिए। अगर किसी को बिल्कुल ही कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर इन सब चीजों को देखो। क्योंकि इस चैप्टर तो अगर कोई इसको पहली बार भी देखेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन दूसरा आइडिया ये है, पहले तरीके से या तो मैं ऐसे पढ़ा दूं सिंपल, जो कंसेप्ट से खाली वही पढ़ा। दूसरा तरीका ये है कि जो भी टॉपिक मैं लेके आऊं उसका एनसीईआरटी भी पढ़ाऊं हाथ के हाथ। तो अगर आपको वो आइडिया अच्छा लगे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लस अब बहुत जल्दी मैं एमसीक्यूज वाली वीडियोस भी लेके आऊंगी कि जो जो चैप्टर्स मैं कराऊंगी उसके पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट मैं कराऊं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो यही है। और अगली बार मैंने आपको जैसे कि बताया नेक्स्ट चैप्टर हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन करेंगे, जिसमें हमारा जो इकोलॉजी वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी वाली भी यूनिट मैंने इसी चैनल पे की है कंप्लीट। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आगे आप मुझे और भी आइडियाज दो मैं क्या क्या लेके आऊँ, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। बस आपको जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मैं लेके आऊँ, वरना जल्दी जल्दी चैप्टर्स तो अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैंने जल्दी पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे से नहीं पढ़ाया है, सब अच्छे से पढ़ाया है मैंने। राइटिंग भी उतनी बुरी नहीं आई, बस आज थोड़ा बहुत ग्लिच हो रहा था, उसको मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगी, है ना। सो इसी तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।